नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। एफओ हिंदी के साथ आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता और लोकसभा स्पीकर के चयन को लेकर हुई प्रक्रिया और घटनाक्रमों पे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पे तो थी, इसके अलावा प्रतिपक्ष पे भी थी, क्योंकि 10 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रतिपक्ष नहीं होना एक बड़ी चर्चा का विषय था। प्रतिपक्ष नेता आधिकारिक तौर पे नहीं होना उससे भी बड़ी चर्चा का विषय था, क्योंकि जब 2019 में अधीर रंजन चौधरी या उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ये भूमिका निभा रहे थे तो उन्हें ये टाइटल और अधिकार नहीं दिए गए थे। भारत में ऐसा पहले भी हुआ है। इसके अलावा चर्चा रही कि सत्ता पक्ष का 4 जून को आए परिणामों के बाद तय होना, उसके बाद मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण, विभागों का बंटवारा, और उसके बाद चर्चा थी कि लोकतंत्र में 3 पक्ष माने जाते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। निष्पक्ष में सभापति यानी कि अध्यक्ष होते हैं। निष्पक्ष को सपोर्ट करने वाले एक और उपसभापति भी होते हैं। उपसभापति पद पर कांग्रेस की नजरें क्यों थी और कांग्रेस क्यों चाहते थे इस पद को, क्या इसकी उपयोगिता है, इन्हीं पे आज बात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के तौर पे, लोकसभा के स्पीकर के तौर पे ओम बिरला एक बार फिर से चुने गए, लगातार दूसरी बार, तीसरे व्यक्ति बने हैं। इससे पहले बलराम जाखड़ और जीएमसी बालियोगी ऐसा करने में सफल रहे। भाजपा की ओर से पहले नेता रहे हैं जो कि लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। हालांकि इस बार भी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो सकता था, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की यह मांग ठुकरा दी कि परंपरा के मुताबिक उसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। सत्तारूढ़ गठबंधन जो है उसके पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित थी। 1952 से 1991 तक सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही इस पद के लिए निर्वाचित होता रहा है, लेकिन 96 में परंपरा थोड़ी सी बदली, क्योंकि इस 96 में जब देवेगौड़ा की सरकार आई तो पीएस संगमा यानी कि कांग्रेस के नेता को बनाया गया लोकसभा का सभापति। संगमा गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद 2 बार यानी कि 98 और 99 में लगातार जीएमसी बालियोगी अध्यक्ष चुने गए। पद पे रहते हुए बालियोगी का एक हादसे में निधन हो गया। इतिहास में दर्ज है कि बालियोगी पहले दलित लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन उससे भी बड़ी उनकी भूमिका मानी जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1 वोट से गिर गई थी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें वो एक मुख्यमंत्री को अधिकार देते हैं वोट देने का, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और उसी वोट से कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार गिर गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण खासा चर्चा का विषय रहता है कि भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार को वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। अब सवाल यह है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद मांग क्यों रही है। लोकसभा की वेबसाइट पे देखेंगे तो लिखा मिलता है कि 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मई 2019 से खाली है। आजाद भारत के इतिहास में 17वीं लोकसभा पहली लोकसभा रही जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चयन होना ही चाहिए। सदन के 2 सदस्यों का चयन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना जरूरी है। 1969 तक कांग्रेस की सत्ता में भी कांग्रेस ये दोनों ही पद अपने पास रखती थी, लेकिन साल 1969 में चलन बदला। उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी स्वेल, जो उस समय के शिलोंग से सांसद थे, उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया। और यही नहीं, संविधान का अनुच्छेद 95 कहता है कि डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर डिप्टी स्पीकर का यह पद खाली रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के एक सांसद को यह काम करने के लिए चुनते हैं। यही नहीं, अनुच्छेद 94 कहता है कि अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इसे इस्तीफे में डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होता है। 1949 में संविधान सभा में इसको लेकर बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था स्पीकर का पद डिप्टी स्पीकर के पद से बड़ा होता है,
ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करना चाहिए। लेकिन यह तर्क दिया गया कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सदन के सदस्य करते हैं, इसलिए इस पद की जवाबदेही राष्ट्रपति के प्रति नहीं होकर सदस्यों के प्रति है। चूंकि सदन के हर सदस्य को इस्तीफे में संबोधित नहीं किया जा सकता, ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ही संबोधित करना चाहिए, क्योंकि वो सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ तय हुआ कि अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा होता है तो वे स्पीकर को संबोधित करेंगे। सवाल यह है कि सदन में बहुमत साबित करने या दल बदल विरोधी कानून लागू होने की स्थिति में क्या हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है स्पीकर की भूमिका। सदन में विवाद होने पर अध्यक्ष का फैसला, उनके द्वारा दी गई रूलिंग अंतिम होती है। लोकसभा के प्रमुख के रूप में स्पीकर सदन का प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता होता है। स्पीकर को सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखनी होती है, और वह सदन की कार्रवाई स्थगित या निलंबित कर सकता है। स्पीकर ही भारत के संविधान के संसद से जुड़े प्रावधान, लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन करने के नियमों की अंतिम व्याख्या करने वाला माना जाता है। यानी सदन के संदर्भ में उनकी जो भी व्याख्या होगी वह मान्य होगी। स्पीकर किसी भी सदस्य की अयोग्यता संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म करने की शक्ति रखता है। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। अब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है, तो ये लग रहा है कि इस सत्र में बहस और ज्यादा दिखेगी, असहमतियां दिखेंगी, और सभी पार्टियों को एक आम सहमति पर लाने की कोशिशें भी दिखेंगी। यानी वो होता दिखेगा जो बीते 2 लोकसभा सत्रों में नहीं देखने को मिला, या बहुत कम देखने को मिला। ऐसा इसलिए कि बीजेपी केवल अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है। क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है वो जब सांसद होते हैं और बाद में जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो उनकी दल की सदस्यता खत्म हो जाती है औपचारिक तौर पे, और दलीय गतिविधियों से दूर हो जाता है। स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वे दलीय हितों और भावनाओं से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई का संचालन करे और विपक्षी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करे। दूसरी अगर बात करें, यह बात हो गई, अपन पहले बात कर चुके कि किस तरह से भाजपा और एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई, यानी कि पक्ष का चयन, फिर निष्पक्ष यानी कि स्पीकर का चयन, और अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। सत्ता जहर है वाला डायलॉग देने वाले राहुल गांधी पद स्वीकार कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष का। 2004 से राजनीति में सक्रिय हैं राहुल गांधी, और इस बार वो पद स्वीकार करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद यह घोषणा हुई। 10 साल से पद भी रिक्त था, क्योंकि 10% जो संख्या है वो कोई भी दल विपक्ष के तौर पे नहीं जुटा पा रहा था। अब राहुल गांधी पहली बार संबोधित भी करते हैं बतौर नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने संबोधित करते हुए ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनने पे बधाई दी और कहा, विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके जिम्मेदारी लेने वाली छवि को उजागर करता है। राहुल गांधी यहां कहते भी हैं कि सदन शांति से चले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता के हित या उनके मुद्दों की बात सदन में उठाने दी जाए, रखने दी जाए। चूंकि भारत में विपक्ष के नेता की भूमिका, भारत में ही नहीं पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वह संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज होता है, प्रमुख समितियों का हिस्सा होता है। वह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति जेपीसी जिसे कहते हैं, या सिलेक्शन समितियां, जो सिलेक्शन कमेटियां जो होती हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करने वाली समितियों का सदस्य होता है। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री स्तर का पद रखता है जिसके अपने वेतन भत्ते होते हैं, सुविधाएं होती हैं। राहुल गांधी की बात करें, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका कि 2004 में वो पहली बार चुनावी राजनीति में आते हैं।
तब से वे कोई भी पद लेने से बचते रहे हैं। 2019 में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, नैतिकता की बात कहते हुए। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिलने के बाद उन्होंने ये पद स्वीकारना कबूल किया है, पद कबूल किया है। तो राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद उनकी छवि एक अनुच्छुक नेता के रूप में बनती जा रही थी, लेकिन अब वह सीधे टकराते दिख रहे हैं। राहुल गांधी सत्ता को जहर बता चुके, लेकिन अब वह विपक्ष की आवाज बनकर किस तरह से संसद में भूमिका निभाएंगे, और यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अपने पिता और दादी की राजनीतिक धरोहर, उनके परिवार में 2 लोग पहले विपक्ष के नेता रह चुके हैं, आवाज उठा चुके हैं। तो कुल मिला के ओम बिरला का लगातार दूसरी बार स्पीकर चुना जाना और राहुल गांधी का पहली बार कैबिनेट स्तर का पद लेना, यानी कि विपक्ष का नेता के रूप में उभार होना, भारतीय राजनीति में नई समीकरणों और चुनौतियों की शुरुआत करता है। इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष कैसे होंगे, देखना दिलचस्प होगा, देखते रहेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।